नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम चलते हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत राजनैतिक व सांस्कृतिक गतिविधियां एवं दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में और अन्य शिक्षक भर्तियों में आते हैं उनको अच्छे से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि दिल्ली के किस शासक ने धारण किया था, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। उस शासक का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है, जो सूफी इस्लामी पुण्य स्थान है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं, जिन्हें हम खानकाह कहते हैं। अब देखिए, जो सूफी का मकबरा बना है उसे हम क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। क्या कह देंगे? दरगाह। और उसी सूफी संत के मकबरे के आसपास यानी इसी दरगाह के आसपास सूफी को बैठने के लिए और विश्राम करने के लिए कुछ स्थान बने होते। उस विश्राम करने वाले स्थान को हम खानकाह कहते हैं। क्या कहते हैं? खानकाह। अब देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही? तो देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। अगला है, गंगा के मैदानी इलाके घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको भेदने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। अगला है, उपमहाद्वीप का बड़ा सा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही था। ठीक है। यहाँ पे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत कैसे शासन चलते थे? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर इनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। ये दिल्ली से बंगाल दिल्ली रहते थे और बंगाल में इनका नियंत्रण सही नहीं हो पाता था, बड़ा कठिन हो जाता था। और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से क्या हो गया? बंगाल वाला क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गया, क्योंकि ये दिल्ली से किधर आ गए? दक्षिण भारत की तरफ। गंगा के मैदानी इलाके जो थे घने जंगलों वाले थे, इसलिए खिलजी और तुगलक वंश के सुल्तान इसको भेदने में क्या थे? अक्षम। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता। फिर उपमहाद्वीप का बड़ा सा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से क्या था? बाहर था। अगला है,
शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर के शिष्य थे। यानी जो निजामुद्दीन औलिया थे वो फरीदुद्दीन गजे शंकर के शिष्य थे। इन्हीं को बाबा फरीद कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। अगला है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना वर्ष 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित की गई। सिकंदर लोदी के समय आगरा भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। तो भैया आपको पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी के समय में आगरा को हम भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, कहते थे। मुगल शासक अकबर ने आगरा के समीप ही फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। यानी फतेहपुर सीकरी नामक की नगर की स्थापना किसने की? अकबर ने किया। आगरा का किला और इलाहाबाद का किला का निर्माण भी किसने किया? अकबर ने किया। आगरा में ताजमहल जो बनवाया उसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक शब्द था बंदगा। इस बंदगा शब्द से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया। तो देखिए, पहले जानिए कि बंदगा शब्द जो है गुलाम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बंदगा शब्द जो है, बंदगा में बंदी टाइप आ रहा है ना, तो बंदी मतलब गुलाम। गुलाम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें खरीदा जाता था और आवश्यक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के द्वारा कुशल बनाया जाता था, और उनकी योग्यता के आधार पर राज्य के उच्च पदों पर उन्हें क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। यह सुल्तान का विश्वास पात्र बनकर राज्य की सेवा करता था। तो बंदगा जो था आपका, वो गुलाम मुसलमानों के लिए क्या होता था? प्रयुक्त होता था। ये ऐसे मुसलमान थे जिन्हें खरीदा जाता था और इन्हें ट्रेंड किया जाता था, और ट्रेंड करने के बाद इन्हें कुशल बनाया जाता था, और उनकी योग्यता के आधार पर राज्य के उच्च पदों पर क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। और यह सुल्तान के क्या थे? विश्वास पात्र थे। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा फारसी थी। यानी दिल्ली में जब सुल्तान शासन करते थे तो वहाँ पे मेन भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। एक मिनट, ठीक है। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। अगला देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में कहा जाता है कि तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई जो तवारीख थी, उसके विषय में कहा जाता है कि तवारीख के लेखक जो थे वो शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। मतलब जो लेखक उस समय के थे वो शासकों को सुझाव देते थे कि आप अच्छे शासन करिए और न्याय संगत शासन करिए। अगला है खानकाह। अभी हम लोग खानकाह के बारे में पढ़े थे। खानकाह सूफियों के विभिन्न क्रियाकलापों का क्या था? केंद्र था। वहाँ पे बैठते थे, विश्राम करते थे। यहीं पर सूफी संत बैठ के करते थे, उपदेश देते थे, और आगंतुकों का ठहरने का प्रबंध भी यहीं पे, विश्राम करने का प्रबंध भी यहीं पे था। और सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तथा ये सब जहाँ पे विश्राम करते हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है। फिर वही चीज़ है, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, ने मोहम्मद गोरी को वर्ष 1911 में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। अर्थात आप कह सकते हैं
कि तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1911। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। और यही पृथ्वीराज चौहान है जिन्हें पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए गुलाम वंश के शासकों का क्रम। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया आई और रजिया के बाद आई नसीरुद्दीन महमूद आया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और नसीरुद्दीन महमूद। तो कुतुबुद्दीन तो आपको याद रहेगा, फिर इल्तुतमिश याद रखना है, फिर रजिया याद रखना है, फिर नसीरुद्दीन याद रखना है। ठीक है, तो किरण टाइप आप याद रखें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे इल्तुतमिश। अब देखिए एक शब्द इसमें आता है पाइक। ठीक है, पाइक क्या था? पाइक सेना से संबंधित था। अनिवार्य सेना के सदस्य जो थे वो पाइक कहलाते थे। यानी मध्यकालीन असम में पाइक अनिवार्य सेना के सदस्य थे। पाइक सेना के पैदल सैनिकों को कहा जाता था। जब ढेर सारे सैनिक लड़ते थे तो उसमें जो पैदल चलने वाले सेना होते थे वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होते थे। पैदल सेना नहीं रहती तो आपकी सेना कम है ऐसा लगेगा, तो वही पैदल चलने वाली सेना को अनिवार्य सेना कहते हैं और उन्हीं को हम पाइक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मिनहाज उन सिराज। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना है। ठीक है, तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन उसका पतन होने का मेन कारण उसका स्त्री होना है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। एक शिलालेख है, उस शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिम तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है तथा दिल्ली का सुल्तान खिलजी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब भैया एक शिलालेख है पत्थर का, उसमें लिखा गया है कि भैया ये जो अलाउद्दीन खिलजी आया है, ये अलाउद्दीन खिलजी जो आया है इसे खुदा के द्वारा चुना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खुदा जैसे मोसिम और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। तो आपसे पूछेगा कि खुद दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है जिस शिलालेख में लिखा गया है, तो उसमें किस सुल्तान की बात हो रही है? तो आप बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी। शफी और हनफी न्याय का एक तरीका। शफी और हनफी ये न्याय का इस्लामी सिद्धांत से संबंधित है। इस्लामिक परंपरा में किसी विवाद पर निपटारा इन्हीं इस्लामी सिद्धांतों पर किया जाता है। ठीक है, खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना गया। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख पे अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख है और जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि एक भैया पाया गया है शिलालेख। क्या पाया गया है? शिलालेख पाया गया, और इस शिलालेख का नाम है जोधपुर का शिलालेख। क्या नाम है? इस शिलालेख का नाम है जोधपुर का शिलालेख। और यह किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी को देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई, ऐसा कुछ लिखा है। इसके बाद अगला है
इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यह पूर्व में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। अगर आपसे पूछेगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है बहलोल लोदी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। मतलब कुल मिला जुला के कहने का ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सबसे पहले भूमि पर टैक्स लगाया, भूमि के माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया। भैया अगर 1 बीघा है तो आप 2 बोरा देंगे, अगर आधा बीघा है तो आप 1 बोरा टैक्स देंगे, भू राजस्व देंगे। ठीक है। और यह राजस्व प्रति बिस्वा मतलब 1 बिस्सा के आधार पर आकलित किया गया था और इसके लिए मसाहत पद्धति अपनाया गया था। अगर आपसे पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि मसाहत पद्धति क्या है, तो आप बताएंगे कि भैया एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसी के समय पे भू राजस्व लगा था, यानी भूमि पर टैक्स लगा था, जो टैक्स बिस्वा के अनुसार लगा था। 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 3 बिस्सा, कई बिस्सा आपके जमीन है उसी के अनुसार लगा था, उसी को हम मसाहत पद्धति कहते हैं। ठीक है। तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज तुगलक दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। अब याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया ताकि प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके। क्यों किया, ताकि जो उसका प्रशासन था और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व लाया यानी भूमि पर टैक्स लाया, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का मूल्य बाजार में क्या रहे, नियंत्रित रहे। और चोरी चोरी जाके यह चेक भी करता था कि कहाँ पे सामान कितने का बिक रहा है तथा वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। उसने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 ईस्वी में बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा कर्नाटक था। अगर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र क्या था, तो आप बता देंगे गुलबर्गा कर्नाटक। ठीक है। और इसकी स्थापना बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। अगला है गुलाम वंश की स्थापना से दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। जितने भी शासक हुए वे अलग अलग परिवार से संबंधित थे तथा राजा के दास के रूप में राजा को सेवा प्रदान करते थे, अर्थात कुछ असंबंधित परिवार जिसके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। अगला है गजनी। गजनी का मतलब है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा
सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे उसका मुख्य कारण यह था कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। मतलब भैया जो महमूद गजनवी था वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, तो सोमनाथ मंदिर को बस इसलिए तोड़ा था कि वो सोच रहा था कि इस्लाम के महान नायक के रूप में वो श्रेय लेगा। मतलब वो ऐसा श्रेय लेगा कि भैया इस्लाम में सबसे बड़े हम ही हैं। अर्थात गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर 17वां आक्रमण था। मतलब कुल 17 बार आक्रमण किया है सोमनाथ मंदिर पर। इसका मुख्य कारण स्वयं को इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेना था। उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धन की लालसा से प्रेरित होकर भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी को हम्पी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि हरिहर और बुक्का 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी हम्पी बनाया जो कर्नाटक में है। फिरोज शाह ने दासों के लिए नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। अगर आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे फिरोज शाह तुगलक ने की। अगला, अमीर खुसरो एक रचना लिखे हैं जिसका नाम है नूहे सिपीहर। ठीक है। रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य थी तथा सक्षम थी। यह किसने लिखा है, तो यह मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे सल्तनत काल में कुतुब मीनार बनाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसको पूर्ण इल्तुतमिश ने किया। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। लाल महल ताजमहल नहीं, लाल महल जो दिल्ली में है उसका निर्माण बलबन ने किया था। अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आदिलाबाद का किला जो दिल्ली में है उसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। और जहां पनाह नगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा सल्तनत काल दिल्ली काल खत्म। अब आएगा मुगल काल। बहुत बहुत धन्यवाद।